हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई न्यूरॉन्स और नॉट डिवाइडेड। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाए तो वो रिकवर क्यों नहीं होता। जैसे स्किन की कोई इंजरी हो जाए या हमारे लीवर में कोई इंजरी हो जाए तो हमारी स्किन में अगर कोई कट लग जाता है तो वो कट जो होगा कुछ टाइम के बाद जो है कि स्किन हील कर जाती है और वो एरिया ठीक हो जाता है। इसी तरह अगर लीवर में कोई इंजरी हो जाए तो लीवर खुद को रीजनरेट कर लेता है। लेकिन ऐसा क्या ख़ास है न्यूरॉन्स के अंदर जो ये रिपेयर नहीं होते। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे डिटेल से कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से न्यूरॉन्स जो हैं हमारे और जो सोमैटिक सेल्स हैं, ये भी एक सोमैटिक सेल है, उनकी तरह ये डिवाइड क्यों नहीं हो सकते। तो आज हमारा इसी टॉपिक पे हमने डिटेल में पढ़ना होगा। जैसे कि हमें पता है कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं ये एक स्पेशल सेल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, ये सेल बॉडी हर कोने से ये इन्फॉर्मेशन लेंगे और हमारे पास क्या करेंगे, ब्रेन तक लेके जाएंगे जहाँ पे उसको प्रोसेस किया जाएगा। तो मेन फंक्शन क्या होता है न्यूरॉन्स का, ये होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम अपनी मूवमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो ईजिली परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन जब हमारी न्यूरॉन सेल्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये स्टॉप कर देते हैं डिवाइडिंग, तो ये डिवाइड नहीं होते। और यही वजह है कि एक ब्रेन की इंजरी इतनी ज़्यादा डेंजरस होती है कि अगर एक बार ब्रेन की इंजरी हो जाए तो न्यूरॉन्स जो होते हैं उसमें डैमेज हो जाए तो वो खुद को रिपेयर ये रीजनरेट नहीं कर पाते। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि न्यूरॉन जो है मेच्योर होने के बाद डिवाइड क्यों नहीं होता। सबसे पहले आ जाता है सेल साइकिल एग्जिट। सेल इसमें क्या होता है, जब हमारे पास न्यूरॉन फुली डेवलप हो जाता है, जब हमारे पास एक न्यूरॉन है जब वो फुली डेवलप होता है, जब हमारे पास क्या होता है एम्ब्रियो बन रहा होता है, बेबी का ब्रेन बनता है, तो उस वक्त हमारे पास क्या होते हैं न्यूरॉन जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। जब हमारे पास एक न्यूरॉन जो होगा वो फुली डेवलप हो जाएगा कि उसके एक्सॉन बन जाएंगे, डेंड्राइट्स बन जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है कि हमने सेल साइकिल पढ़ा है कि सेल जो होता है इसमें क्या होता है, सेल डिवाइड होता है। माइटोसिस का एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर सेल जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जब न्यूरॉन फुली डेवलप हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, तो वो सेल साइकिल को परमानेंटली छोड़ देता है। तो वो सेल साइकिल से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। सेल साइकिल में तो ये होगा ना कि वो अगर इस साइकिल के अंदर एंटर रहेगा तो वो क्या करेगा, खुद को डिवाइड करना शुरू कर देगा। कि वो अगर एक न्यूरॉन है तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे दो में, फिर उसके बाद ये फर्दर कन्वर्ट हो गए, तो इस तरह से ये सेल साइकिल चलेगा। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि न्यूरॉन जो होगा वो सेल साइकिल को लीव कर देगा परमानेंटली और किस फेज में चला जाएगा, जी नॉट फेज में। अब जी नॉट फेज में क्या होता है, इसको जी जीरो फेज भी कहते हैं। इस फेज में सेल जिंदा होता है, ठीक है, बट वो एक्टिव भी होगा, जिंदा भी होगा, लेकिन वो कभी भी डिवाइड नहीं करता। तो जी नॉट फेज क्या होती है, वो फेज होती है जिसमें हमारे पास सेल जो होगा वो एक्टिव भी रहेगा, उसके सारे अपने परफॉर्म भी करेगा वर्क, लेकिन वो कभी भी डिवाइड नहीं कर सकेगा। मतलब वो एक न्यूरॉन जो है वो आगे जाके दो न्यूरॉन, फिर वो आगे फर्दर जाके थ्री न्यूरॉन, ऐसे नहीं बन सकेंगे। तो हमारे पास क्या होती है, ये फेज जो होती है ऐसी फेज होती है जिसके अंदर हमारे पास न्यूरॉन जो होगा वो परमानेंट रेस्ट मोड में चला जाएगा, जिसको जी नॉट फेज कहते हैं। तो सबसे पहला रीज़न क्या आ जाता है कि न्यूरॉन डिवाइड ना होने का, कि सेल साइकिल को एग्जिट कर देता है, कि वो सेल साइकिल के अंदर नहीं जाता, जिसकी वजह से वो डिवाइड भी नहीं हो पाता और वो चला जाता है एक फेज के अंदर जिसको कहते हैं जी नॉट फेज। इसके अलावा अब दूसरा हमारे पास आ जाता है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। न्यूरॉन जो है, हमने देखा है कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो होता है सिंपल नहीं होता। ठीक है, इसकी पास क्या होते हैं, ये डेंड्राइट्स हैं, ये एक्सॉन है, एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। इस तरह की जो होती हैं चीज़ें होती हैं जिनका काम होता है कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना और उसको बाद ब्रेन के पास लेके जाना और उसको प्रोसेस करवाने का काम ये होता है। अब एक लॉन्ग जो एक्सॉन है, ये हमारे पास क्या है, एक्सॉन। अब ये जो लॉन्ग एक्सॉन होता है जो कि सिग्नल भेजता है अगली न्यूरॉन के पास, जब ये साइनेप्स होते हैं तो इनके दरमियान में क्या होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ क्या होती है, साइनेप्स करती है, और फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ क्या होती है, इन्फॉर्मेशन जाना शुरू हो जाती है। तो ये पूरी नेटवर्क जो होती है ना बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है। मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है, फिर वो तीसरी से, इस तरह से ये एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन बनाए हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है। अगर सेल डिवाइड करेगा तो ये सब कुछ ब्रेक हो सकता है। कि अगर न्यूरॉन जो है वो डिवाइड करना चाहता है तो उसके एक्सॉन, डेंड्राइट, ये क्या होंगे, ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। और जो एक न्यूरॉन को दूसरी न्यूरॉन के साथ साइनेप्स बनाए, कनेक्शन बनाए, वो भी ब्रेक हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फॉर्मेशन आगे ब्रेन तक नहीं जाएगी और रिस्पॉन्स भी नहीं कर सकेगा। तो और उसकी वजह से क्या होगा, अगर ये चीज़ें ब्रेक हो गई तो न्यूरॉन अपना फंक्शन जो है वो लॉस कर देगा हमेशा के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि न्यूरॉन जो है वो नहीं डिवाइड होता, क्योंकि वो अपनी ये स्ट्रक्चर को ख़राब कर देगा, कनेक्शन ख़त्म हो जाएंगे और फिर वो आगे इन्फॉर्मेशन भी नहीं लेके जा सकेगा। तो सेकेंड रीज़न हमारे पास आ जाता है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से वो डिवाइड नहीं होता। थर्ड रीज़न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया है,
लैक ऑफ माइटोटिक मशीनरी। हमारे पास आ जाते हैं थर्ड रीज़न, लैक ऑफ माइटोटिक मशीनरी। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं उनको डिवाइड होने के लिए एक माइटोटिक मशीनरी चाहिए होती है, जिससे वो माइटोसिस कर सके, अपने जैसे और न्यूरॉन पैदा कर सके। तो हमारे पास क्या होता है, न्यूरॉन के पास वो मशीनरी नहीं होती जो उसको डिवाइड कर सके। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि न्यूरॉन डिवाइड नहीं हो पाता। अब वो कौन सी मशीनरी है जिसकी वजह से नहीं हो पाता, कि न्यूरॉन्स जो है, ये मैंने बनाया है सेंट्रियोल और ये सेंट्रोसोम है, ठीक है। तो सेंट्रोसोम के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होती है। सबसे हम पहले समझते हैं कि सेंट्रियोल होते क्या हैं। कि सेंट्रियोल जो होती है, छोटी छोटी सी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। ये छोटे छोटे मैंने बनाया है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जो हर नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट होते ही हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि ये स्पिंडल्स जो होती हैं, हमारे पास माइटोसिस जो होती है जिसमें सेल डिवाइड होता है, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल को डिवाइड करने का। तो ये काम होता है। माइटोटिक स्पिंडल जो होते हैं इसमें से निकलते हैं, इस तरह से एक स्पिंडल्स होते हैं ये, ठीक है। ये स्पिंडल जो होती हैं एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है इस तरह से, ठीक है। ये क्रोमोसोम जो होता है इसको तरीके से डिवाइड करते हैं। ये स्पिंडल आते हैं ऐसे सेल में निकले हुए होते हैं अपने ये, और ये इसको खींचते हैं, और इसकी वजह से क्या होगा, सेल जो होगा इक्वली यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। क्रोमोसोम आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, सेल जो होगा वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। अब हमारे पास न्यूरॉन के अंदर क्या होता है कि न्यूरॉन जो है, अब हमारे न्यूरॉन के अंदर ये होता है कि ये जो सेल हैं, ये जो सेंट्रियोल हैं, जो कि क्रोमोसोम को डिवाइड करते हैं और सेल को माइटोसिस में लेके जाते हैं, माइटोसिस होती है, न्यू सेल्स बनते हैं। अब न्यूरॉन के पास सेंट्रियोल नहीं होते। जब सेंट्रियोल नहीं होंगे, जब न्यूरॉन के पास सेंट्रियोल्स नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होंगे, स्पिंडल्स नहीं बनेंगे। स्पिंडल्स का मैंने बताया कि वो क्रोमोसोम को क्या करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं, फाइबर्स से स्ट्रक्चर होते हैं। जब स्पिंडल नहीं बनेगा तो क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होगा, तो हमारे पास क्या होगा, क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हो सकेगा। और जब क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होगा तो सेल का माइटोसिस वहीं रुक जाएगा, सेल आगे डिवाइड ही नहीं कर सकेगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि सेंट्रियोल्स जो होते हैं एक ट्रैफिक मैनेजर होते हैं सेल डिवीजन में, और अगर ये नहीं होते तो पूरा सेल जो होते हैं ना एक साइड पे आके रुक जाएगा और आगे जो है प्रोसेस नहीं हो सकेगा। तो हमारे पास न्यूरॉन के अंदर ये इशू होता है कि सेंट्रियोल्स नहीं हैं। जब सेंट्रियोल नहीं है तो हम कैसे न्यूरॉन को डिवाइड करेंगे। तो जब हमारे पास न्यूरॉन मैच्योर हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना न्यूरॉन के सेल्स के अंदर, वो या तो परमानेंट वहाँ से गायब हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, और अगर किसी न्यूरॉन के अंदर हमारे पास सेंट्रियोल प्रेजेंट हुए भी तो वो बिल्कुल भी कोई काम नहीं करेंगे, मतलब वो इनएक्टिव रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास न्यूरॉन डिवाइड ही नहीं कर सकेगा। फिर दूसरा हमारे पास आ जाता है रीज़न, रिस्क ऑफ डैमेज। इसमें क्या होगा कि रिस्क ऑफ डैमेज में क्या होगा कि अगर बाय चांस न्यूरॉन ने खुद को डिवाइड कर भी लिया, कि न्यूरॉन डिवाइड हो गए और न्यू न्यूरॉन बन भी गए, तो इतना ज़्यादा रिस्क होता है कि हमारे पास डीएनए जो होगा ना न्यूरॉन का, जो आगे जो न्यूरॉन्स बनेंगे उनका डैमेज होगा। तो एक रिस्क ये भी होता है कि अगर न्यूरॉन मतलब रीजनरेट हो गया दोबारा से, उसके सेल जो हैं वो डिवाइड हो भी गए, तो नेक्स्ट जो सेल्स होंगे उनके अंदर डीएनए जो होगा वो डैमेज होगा। यहाँ से वो डीएनए जब डैमेज होगा, प्रॉपर वर्क नहीं होगा, तो वो न्यूरॉन जो है वो बेकार होंगे, उनका वो कोई काम नहीं कर सकेंगे जो एक नॉर्मल उनका फंक्शन है कि कनेक्शन बनाना और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल और केमिकल सिग्नल्स जो हैं वो लेके जाना ब्रेन को, वो फंक्शन उनका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और ब्रेन जो होगा अपना फंक्शन क्या कर देगा, लॉस कर देगा, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ डैमेज हो चुका है। जब हमारे पास डीएनए ही डैमेज होगा तो वो सेल वर्क ही क्या कर सकेगा, कुछ भी वर्क नहीं कर सकेगा। फिर आ जाता है फंक्शनल प्रियोरिटी। अब हमारे पास जो न्यूरॉन होते हैं इनका मेन काम क्या होता है कि इन्होंने सिग्नल ट्रांसफर करना है, एक न्यूरॉन से इन्होंने दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल, फिर इस तरह से कनेक्शन बनाना और सबको सिग्नल लेके जाना है ब्रेन की तरफ। और ये बहुत फास्ट और एक्यूरेट इनका होता है, नॉन स्टॉप सिग्नल होता है ब्रेन का, ये सिग्नल नहीं रुकता, न्यूरॉन नहीं रुकते और ये बस सिग्नल ट्रांसफर करते रहते हैं। तो उनकी सारी एनर्जी क्या होती है, ये एनर्जी जो है वो अपनी सारी की सारी अपनी किस पे लगा देते हैं, अपने काम पे लगा देते हैं, कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन को बॉडी के हर एरिया से लेके ब्रेन को के पास लेके जाना, और ब्रेन से लेके वो बाकी ऑर्गन्स तक लेके जाना। तो सारा अपना पहली उन्होंने प्रायोरिटी जो रखी है अपनी, वो अपने काम पे रखी है, खुद पे नहीं रखी है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि वो अपनी फंक्शन प्रायोरिटी फंक्शन पे उन्होंने रखी है, तो वो इसलिए भी रिप्रोडक्शन की तरफ नहीं जाते, बल्कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पे ही उनका काम होता है। फिर आ जाती है हमारे पास लाइफ टाइम, ठीक है। लास्ट वन आ जाता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जब न्यूरॉन, जब हम बेबी बन रहा होता है, तो एम्ब्रियो जब बनता है तो उसमें क्या होता है कि न्यूरॉन जो होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। जब वो बन जाते हैं ना, जो न्यूरॉन हमारे जब हम
एम्ब्रियो था तब बने थे, और अब जिस एज में हम हैं वो न्यूरॉन और अभी जो हमारे पास न्यूरॉन है वो अभी तक हमारे पास हैं। मैं मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मेरे पास पहले न्यूरॉन जो बना था ना, फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन अभी तक मेरी इस एज में मेरे पास प्रेजेंट है, स्टिल अभी तक, मतलब मेरे बर्थ से लेके मेरी अभी तक की ज़िंदगी में ये मेरे साथ चल रहा है ये न्यूरॉन, ठीक है। ये लास्ट तक मेरे साथ रहेगा और ये न्यूरॉन रिप्लेस नहीं होगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि ब्रेन की इंजरी अगर हो जाए तो वो इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है उसे रिपेयर करना। तो सबसे ज़्यादा ये होता है कि अगर किसी को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई तो उसको रिपेयर करना और दोबारा से नॉर्मल ब्रेन का फंक्शन आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार न्यूरॉन ख़त्म तो वो रीजनरेट नहीं कर सकेगा, वो फिर ख़त्म। तो यहाँ पे यही है कि इसकी लॉन्ग लाइफ के बारे में मैंने बताया कि एम्ब्रियो जब बनता है तो उस वक्त जो न्यूरॉन बने हैं और जो अभी हम हैं तो वो न्यूरॉन अभी तक हमारे साथ चल रहे हैं, वो चेंज नहीं हुए हैं, वो ये इसमें लिखा था, ठीक है। सो आज हमने यही पढ़ा कि न्यूरॉन डिवाइड नहीं करते हैं क्योंकि ये टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, उनका स्ट्रक्चर डेलिकेट होता है, उनके पास डिवीजन के लिए मशीनरी यानी कि सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं और उनका फंक्शन इतना स्पेशलाइज्ड होता है कि वो अपने फंक्शन की वजह से ख़ुद को डिवाइड करना रिस्की होता है उनके लिए। अगर उन्होंने ख़ुद को डिवाइड कर दिया तो उनका फंक्शन जो वो कर रहे हैं वो स्टॉप हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारे पास क्या होता है कि न्यूरॉन्स जो हैं वो डिवाइड नहीं होते। तो आज की ये हमारी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।